जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। विधानसभा चुनाव का दिया भरोसा। योगी की उत्तराखंड में डिमांड। 13 और 14 अप्रैल को हल्द्वानी, श्रीनगर और रुड़की में करेंगे जनसभा। राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम फाइनल। शराब नीति केस में सीबीआई ने की कविता की मांगी रिमांड। कल तिहाड़ से हुई थी गिरफ्तारी। केजरीवाल भी इस मामले में जेल में है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। 24 अप्रैल तक बढ़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राव सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को दिया 65,000 करोड़ का टेंडर। वायुसेना को मिलेंगे 97 एलसीए मार्क IA लड़ाकू विमान। बिहार, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। इसमें एमपी, यूपी के 39 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। हीटवेव को लेकर प्रधानमंत्री की मीटिंग। आप देख रहे हैं कि माँ बाप भी बच्चों को कहते थे भाई चले जाओ। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा राजस्थान के बाड़मेर लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। आपका अनुभव बताता हूं। कच्छ का भी हाल ऐसा ही था। 2001 के भूकंप के बाद के लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। आज पूरन का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिले, उसमें आज कच्छ जिला पहुंच गया है। में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्छ की जमीन की कीमत है। अगर कच्छ बदल सकता है तो बाढ़ बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? मैं ये करके आया हूं और इसलिए मैं गारंटी देता हूं, ये भी मैं करके रहूंगा। यहां के एयरपोर्ट में भी पिछली सरकारें जमकर रोड़े अटकाए थे। अगर कांग्रेस ने बेवजह ब्रेक न लगाया होगा तो यहां का एयरपोर्ट 2 साल पहले ही हो जाता। साथियों, कांग्रेस ने जिन लोग दशकों तक नहीं पूछा, मोदी उन पूछता है। हमारे आदिवासी के बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए हम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोल रहे हैं। आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी दी है। हमारे गांव ढाणियों की महिलाएं, मेघवाल समाज, लंगा, मंगलवार के लोग पीढ़ियों से हस्तकला का काम करते आए हैं। भाजपा ने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। अपनी मेहनत से रेत में फल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी आज हम किसानों के सीधे उनके खातों पीएम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। किसाई बढ़े, इसके लिए हम मोटे अन्नों को, श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था, सिर्फ हम गांव के लोग खाते थे। आपको जान के खुशी होगी, अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राष्ट्रपति ने अपने घर में व्हाइट हाउस में बड़ा भोज रखा था। लेकिन मजा देखिए, उस भोज में जितनी चीजें खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में से बनाई थी। हमारे बाजरे, हमारा ज्वार उसमें से बनाई थी। दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है,
मोटा अनाज पैदा करता है। मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूली अनाज नहीं है, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। आपकी सेहत के लिए उत्तम फूड है। और मैं दुनिया में आपके किसानों के द्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं दोस्तों। मूंग का समर्थन मूल्य भी आज जितना है उतना कभी नहीं था। मोदी आपके सुख दुख में आपके साथ है, क्योंकि आपके सपने ही मेरे संकल्प है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आया है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस में संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था। पार्लियामेंट में भाषण है उनका। क्या बाबा साहब का ये अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? इतना ही नहीं, ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया। इसलिए बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन लें, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है। और इसलिए देश आपको, कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। तो राजस्थान के बाड़मेर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बरेली से, जहां पर हिस्ट्री शीटर हुआ भाजपा में शामिल। हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने ज्वाइनिंग कराई है। संदेश पर रंगदारी समेत 21 मुकदमे दर्ज हैं।
बीजेपी में गुंडे माफियाओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी। 2 दिन पहले बूथ सम्मेलन के दौरान हुई ज्वाइनिंग। पहले सपा का नेता था संदेश कनौजिया, बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र कचौली गांव का निवासी बताया जाता है। संदेश पर रंगदारी समेत 21 मुकदमे भी दर्ज हैं। ये बड़ी खबर बरेली से आपको हम बता रहे हैं। गुंडे माफियाओं की ज्वाइनिंग हो रही है, तो 21 मुकदमे बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। 2 दिन पहले बूथ सम्मेलन के दौरान ज्वाइनिंग हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के कचौली गांव का निवासी बताया जाता है। यह हम खबर आपको हम बता दें। बरेली से खबर, हिस्ट्री शीटर भारतीय जनता पार्टी में हुआ शामिल। और संदेश कनौजिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कराई ज्वाइनिंग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संदेश पर रंगदारी समेत 21 मुकदमे हैं दर्ज। बीजेपी में गुंडे माफियाओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ शानू जुड़ चुके हैं। शानू, पूरा मामला सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि कई मुकदमे दर्ज हैं। 21 से ज्यादा मामलों की बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। 2 दिन पहले ऐसी जानकारी मिल रही है। पूरे मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आई कि आखिर क्या वजह थी? और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइनिंग करा रही है और ज्वाइनिंग का सिलसिला जरूरी है, लगातार चल भी रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लेकिन जो विपक्ष का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं अब बरेली में खरा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी गुंडे माफिया हैं वो कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम बात अजय संदेश कन्नौजिया की कर रहे हैं। इनको सोनू के नाम से भी बरेली में जाना जाता है और ये बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दरअसल ये पहले की बात की जाए तो 2007 में करीब ये समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे और कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती थी। उसके बाद से लगातार जब इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और इन पे लगातार मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया। अभी की बात की जाए तो गरिमा करीब 21 मुकदमे दर्ज हैं। 21 में से जिसमें रासुका भी इन पर लगी हुई है और साथ ही तौर पर इनकी हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। बरेली पुलिस के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो करीब 21 मुकदमों का इतिहास है और भी जो छुटपुट वारदातें हैं वो अलग है। लेकिन बड़ी बात गरिमा यह है कि इन पे मर्डर से लेकर हत्या के मुकदमे और साथ ही साथ रंगदारी मामले के और जमीन कब्जाने के मुकदमे भी इन पे दर्ज हैं। और इसी के बाद ही कहीं ना कहीं पुलिस से बचने के लिए और पुलिस प्रशासन का जो खौफ था उससे बचने के लिए अब इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। और 2 दिन पहले की बात की जाए तो इनको मंच पर सदस्यता दिलाने वाले खुद कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और सुरेश राणा और साथ ही तौर पर बरेली के आंवला सांसद जो कि धर्मेंद्र कश्यप हैं, उन्होंने इस पर मंच पे इनको जो है सदस्यता दिलाई और जिसकी तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। और कहीं ना कहीं जो संदेश कन्नौजिया है, इनसे जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो इन्होंने साफ तौर पर से कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2007 की बात की जाए और 2014 तक लगातार उन पे मुकदमे लिखे गए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यही उनको खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लगातार बात की जाए तो इन्होंने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा है, उसके बाद इन पर मुकदमेबाजी शुरू की गई। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार बरेली से लेकर के मुख्यालय तक भारतीय जनता पार्टी पर थू-थू का निशान लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस पे हमलावर है। प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला भी साफ तौर पर से कह रहे हैं कि दुनिया भर के जितने भी गुंडे माफिया हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है और हर तरीके से और हर कीमत चुका करके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतना चाहती है। गरिमा,
बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अपराधियों को शामिल किया जा रहा है, ये कह लें कि इतने सारे मुकदमे होने के बाद में अगर इस तरीके से ज्वाइनिंग कराई जा रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या पार्टी के जो आला अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखना बहुत अहम है। लेकिन शानू, क्या विपक्षी दलों की ओर से ऐसी कोई बात सामने आई, कोई टिप्पणी आई? क्योंकि इसके पहले जानकारी मिल रही कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। शानू, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। गरिमा, देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर हमलावर हो रही है। पहले की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनको लगातार चुनाव लड़ाया गया और इनको वरीयता दी गई थी बरेली में। लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा वालों ने ही इन पर उल्टी कार्रवाई करा दी गई। और मयंक शुक्ला जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, इन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा है कि जो पूरे देश भर के जितने भी गुंडे माफिया हैं, पहले की बात की जाए तो कई ऐसे जो नाम थे जिनको मुख्यालय पर उनका चेहरा आया और उनको भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए खुद ब्रजेश पाठक यानी कि उप मुख्यमंत्री नजर आए थे। तो ऐसी तस्वीरें पहले भी आई। और बरेली का जो ये जो संदेश कन्नौजिया है, ये इसलिए चर्चा में शामिल है क्योंकि 21 मुकदमे, रिमा, एक बड़ा इतिहास होता है, आपराधिक इतिहास। और लगातार जो आपराधिक इतिहासों में जो मुकदमे हैं वो कहीं ना कहीं खासा तौर पर जिन पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आए और उस पर कार्रवाई की जाए। एनएसए की कार्रवाई मतलब अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लगातार मंच से दावा करते हुए नजर आते हैं कि जो गुंडे माफिया थे उन पर एनएसए की कार्रवाई की गई। लेकिन अब के जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इस पर अपनी जो चुप्पी साधी हुई है। धर्मेंद्र कश्यप की बात की जाए, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की बात की जाए, लगातार प्रयास किए गया लेकिन कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। लेकिन संदेश कन्नौजिया ने खुद अपनी बात कही है कि समाजवादी पार्टी से दूर होने के बाद, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी उसके उन्हीं लोगों ने उस पर कार्रवाई कराई गई है। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा ने सदस्यता तो ज्वाइन करा ली है लेकिन कहीं ना कहीं जो फजीयत है भारतीय जनता पार्टी की वो बरेली में होती हुई नजर आ रही है। और जो समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार इन पर साध रही है निशाना। चूंकि जो संदेश कन्नौजिया है उसको खुद उसकी जो तलाश थी वो बरेली पुलिस लगातार कर रही थी। ये तड़ीपार चल रहा था लेकिन जैसे ही ये मंच पर आया तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सबकी आंखें चाक चौबंद हो गई कि आखिर ये क्या हुआ। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर शानू, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इस पूरे मामले पर जो स्थानीय भाजपा की टीम है वो बचती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका शानू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिस्ट्री शीटर संदेश कन्नौजिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने खुद ज्वाइनिंग कराई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संदेश पर रंगदारी समेत 21 मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। बीजेपी में गुंडे माफियाओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। भिथरी चैनपुर थाना कचौली गांव का है पूरा मामला। बरेली से खबर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर मूंगफली मंडी के पास स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। वजीरगंज थाना क्षेत्र के पास की पूरी घटना है। मूंगफली मंडी के पास में स्कूटी में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित मूंगफली मंडी की यह पूरी घटना। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित मूंगफली मंडी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर। मूंगफली मंडी के पास स्कूटी में लगी आग। स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मचा। सूचना पाकर मौके पर दमकल की टीम पहुंची है। लखनऊ से खबर। मूंगफली मंडी के पास स्कूटी में आग लगी। मौके पर दमकल की टीम पहुंच गई है और आग पर बताया जा रहा है काबू पा लिया गया है। स्कूटी में आग लगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। बेसिक शिक्षा अभियान नए सत्र से अभियान और 6 से 14 साल की आयु तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात सामने आई है। 2024 से 25 में बच्चों के 6 वर्ष पर कक्षा 1 में दाखिला। 6 साल से कम के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में होगा। बच्चे के परिवार का राशन कार्ड नंबर श्रेणी भी होगी दर्ज। 30 अप्रैल तक नामांकित छात्रों की सूचना देने के निर्देश की बात सामने आई है। हर सप्ताह निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हर सप्ताह निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर पूर्व आईएएस मछली शहर से होंगे प्रत्याशी। पूर्व आईएएस कृपाशंकर सरोज होंगे प्रत्याशी। लोकसभा सीट है आरक्षित। पीएसपी जल्द ही करेगी आधिकारिक घोषणा। पूर्व आईएएस कृपाशंकर सरोज प्रत्याशी होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर बुलंद सिटी सेंटर में भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंची एसआईटी की टीम। जिला पंचायत द्वारा निर्मित बुलंद सिटी सेंटर। बीजेपी सदर विधायक ने सीएम से की थी शिकायत। 28.5 करोड़ की लागत से बना था बुलंद सिटी सेंटर। जांच के बाद की जा सकती है बड़ी कार्रवाई। इसमें कि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि समय समय पर इसकी शिकायतें होती रही हैं और मुख्यतः 20 बिंदुओं पर शिकायतें की गई थी। एसआईटी गठन के लिए कहा गया था, जिसके क्रम में एसआईटी का गठन हुआ है। उन्हीं के संदर्भ में स्टे निरीक्षण के लिए आज एसआईटी की टीम आई हुई थी। लगभग कौन कौन से बिंदु थे? 20 बिंदु में शासन की अनुमति से लेकर आवंटन तक की, तथा इससे कितना राजस्व का स्रोत, कितना जिला पंचायत को लाभ हो रहा है, इन सब बिंदु उसमें शामिल थे। तो कुछ बिंदुओं में कमी पाई गई? अभी तो स्तरीय निरीक्षण नहीं किया गया है। जैसे अभिलेख भी मांगे जाएंगे और अभिलेख उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन और जो अभिलेख मांगे जाएंगे एसआईटी को जिला पंचायत द्वारा दिया जाएगा। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर धड़ल्ले से उड़ रही यातायात नियमों की धज्जियां। ई रिक्शा में क्षमता से अधिक बैठाई जा रही सवारियां। ई रिक्शे के ऊपर भी सवारियां बैठाई गईं। पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ। डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का है ये पूरा मामला। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का ये पूरा मामला।
रायबरेली से खबर, जहां धड़ल्ले से उड़ रही यातायात नियमों की धज्जियां। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ई रिक्शे में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाकर चलाया जा रहा है। यहां तक कि ई रिक्शा की छत पर भी सवारियां बैठी हुई हैं। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। प्रतिभा शुक्ला ने की नुक्कड़ सभा के जरिए पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स भी दिए हैं। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। हार के डर से कांग्रेस रायबरेली अमेठी में दिख रही भयभीत। डर के मारे रायबरेली अमेठी में ढूंढे नहीं मिल रहा प्रत्याशी। इस बार रायबरेली में भी अमेठी जैसा ही हाल होगा। सरीनी विधानसभा के गेगासू गांव में नुक्कड़ सभा की बात सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद और संभल लोकसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं। मंच पर मुरादाबाद और संभल लोकसभा के दोनों प्रत्याशियों के साथ मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रमेश बिदोड़ी, मुरादाबाद नगर विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित रालोद के जिला अध्यक्ष, बसपा से 3 बार राज्यसभा सांसद रहे वीर सिंह, जो अब भाजपा में शामिल हुए हैं, वो भी मंच पर मौजूद रहे। खबर जालौन से है, जहां पर लोकसभा चुनाव में मतदान करने को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दयानंद वैदिक महाविद्यालय के परिसर में रंगोली एवं अन्य कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं व जिले के मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को लेकर जागरूक किया। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। प्रकार के मतदाता हैं हमारे। एक तो जो नए मतदाता है, वोटर है, दूसरे महिला मतदाता और जो दिव्यांगजन और थर्ड जेंडर है। इनके मतदान में 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जनपद में विभिन्न प्रकार के स्वीप एक्टिविटी चलाई जा रही हैं। उसी में आज यहाँ पर विद्यालय महाविद्यालय परिसर में रंगोली, चित्रकला, चित्रलेखन, वाद विवाद, स्लोगन, अन्य प्रतियोगिताएं हुई हैं। युवा छात्राओं ने काफ़ी जोश और उत्साह के साथ बहुत सारे स्वीप एक्टिविटी में प्रतिभाग किया है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल 2024 का धमाल जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज तीसरा मुकाबला होगा, जिसमें सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर होगी। तो वहीं एलएसजी जीत कर रथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। आईपीएल के सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। एलएसजी का मुकाबला शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। एलएसजी का इरादा अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना है। एलएसजी की टीम में युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव के होने की संभावना कम है। उनके बॉल की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। उनके पेट में चोट लगी है। दूसरे युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने जीटी के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। वे मयंक यादव की जगह ले सकते हैं। एलएसजी के पास क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल जैसे मजबूत ओपनर्स हैं। डीकॉक ने 2 अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन कप्तान राहुल अभी तक अपने जलवे नहीं दिखा पाए हैं। राहुल को अब भी अपना बैट खोलना बाकी है, लेकिन कप्तानी के मामले में वे काफी आगे हैं। कम स्कोर के बावजूद मुख्य कोच जस्टिन लेंगर टीम के फॉर्म से खुश हैं।
उनकी अगुवाई में टीम ने अहम मैच जीते हैं। उन्हें अगले मैच में भी टीम के अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है। I've always believed that the most important team in a T20 side is the captain, because you're always under pressure. You've got to make tough decisions, and he's doing that brilliantly. I think if you think about his two batting performances, that when we've been in trouble early, he said he had a brilliant partnership with Marcus Stoinis last innings. We lost 2 wickets in the first couple of overs, and they were able to show their experience and pull us out of that trouble. I think he set the scene so far for himself. I'm sure he would love to score a big score, but he's been brilliant for us. I think his performance has been perfect for our team at the moment. एलएसजी अपने घरेलू मैदान में संतुलित टीम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। अब तक 3 जीत के साथ वो इस बार भी डीसी के खिलाफ पसंदीदा टीम है। दोनों टीम के बीच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शुक्रवार शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। खबरों की ओर खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां पर गणगौर पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। होली के 16 दिन बाद मनाए जाने वाला त्योहार विधिपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि वो 16 दिन तक अलग अलग प्रकार की पूजा अर्चना करती हैं और गणगौर का बिंदूरा भी निकाला गया। गणगौर पर्व पर गौर ईसर की सवारी गाँव की गलियों से होती हुई मुख्य बाजार से निकाली गई है। इस मौके पर महिलाओं ने ढोल नगाड़े पर राजस्थानी संगीत पर डांस करते हुए सवारी निकाली। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के चिलपल्ली सड़क मार्ग पर ग्राम पारली के पास उस समय हड़कंप मच गया जब मजदूरी करके घर लौट रही 11 महिलाओं से भरे टेम्पो को डंपर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। विराटनगर थानाधिकारी मनोहर लाल मीणा ने कहा, महिलाओं से भरे टेम्पो को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घायलों को तुरंत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैट में भर्ती कराया गया, जहां 6 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर और टेम्पो को जब्त कर लिया है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। आगामी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 को प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र जाए और गर्व से अपने देश के लिए मतदान करने की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह के निर्देशन में सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन जिले के शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों सहित अन्य संस्थानों में नव मतदाताओं एवं क्रमिकों से शपथ दिलाई गई है। सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन मालवीय नगर में स्थित राजस्थान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी मालवीय नगर सुमन पवार ने अस्पताल में कार्यरत स्टाफ को जागरूकता की शपथ दिलाई है। इस मौके पर सुमन पवार ने अस्पताल के क्रमिकों से मतदान करने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर स्थित आदर्श स्टेडियम में जनसभा को लेकर बाड़मेर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आज रैली भी निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपने बाइक पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते, देशभक्ति के गीतों पर अब की बार 400 पार के नारे लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से निकले हैं। जिला कलेक्ट्रेट के सामने महावीर पार्क के पीछे से डीजे पर देशभक्ति के गानों के साथ घूमते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की बाइक रैली का हुजूम उत्साह के साथ रवाना हुआ। खबर अजमेर से है, जहां गोदाम में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और उछलकर सड़क पर गिर गए। धमाके सुनकर आसपास के रहने वाले लोग भी बाहर आ गए।
सूचना पर क्लॉक टावर व अलवर गेट थाना पुलिस और 30 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई। बाजार के दुकानों को बंद करवा दिया गया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष से सुखबीर सिंह बादल पटियाला पहुंचे, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस मौके पर उन्होंने आए हुए अकाली दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किस तरह से शंभू बॉर्डर पर अत्याचार किया, उन पर गोलियां चलाई, इसमें कई किसान शहीद हुए। कई किसानों के शहीद होने की बात कही। शिरोमणि अकाली दल ने जो पंजाब के लिए किया है, आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। वहीं पटियाला पहुंचने पर अकाली दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है। पहुंचे ने अरुण धालीवाल जी ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ धालीवाल जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव ड्यूटी पर गए डेरा बाबा नानक के मछराला गांव के सीआरपीएफ के थानेदार करमजीत सिंह की कल राजस्थान में दिल का दौरा पड़ने से इलाज के दौरान मौत हो गई। आज जब उनका पार्थिव शरीर डेरा बाबा नानक के मछराला गांव पहुंचा तो गांव में गमगीन माहौल हो गया। गांव के समसन घाट में सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। थानेदार करमजीत सिंह को सीआरपी 13 बटालियन चंडीगढ़ सेना के अधिकारियों ने राधेश्याम के नेतृत्व में सलामी दी। बाद में बाबा गरीबदास तापस थाना के मुख्य ग्रंथी बाबा मूलक सिंह द्वारा अरदास करने के बाद उनके बड़े भाई बलविंदर सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੁੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੈਪੁਰ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਵਾ। ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਲੇ ਇਟਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 53 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। पंजाब बटालियन इलेक्शन ड्यूटी के लिए डिटेल की गई थी, जिहदे विच करम सिंह नूं डेट हैडकुआटर की ड्यूटी लई तैनात किया गया सी। उत्थे पहुंचण तो बाद करम सिंह 5:30 बजे इशनान कर लई गया। अपना इशनान करते करते इनू साइलेंट अटैक आया। कुछ जवानों ने समझा कि पाँव फिसलने दे नाल डिग पिया। बाद में जब पता चला तो इनू हार्ट की टैबलेट दी गई। भज के लिया के जवान ने टैबलेट देने तो बाद हॉस्पिटल तुरंत ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने इहदा जो अपना फर्स्ट एड करके प्राइमरी फर्स्ट एड करके अगे लिए रैफर कर दिता। फादर साहब जी सरदार करम सिंह बड़े चंगे इंसान ने, कदे सानू कुछ नहीं कहा, ना मेरे वीर नू ना मैनू पुत्तां वांगू नू रखिया। इलैक्शन ते गए ही राजस्थान, उत्थे उन्हां नू हार्ट अटैक आया। हाँ जी, सरकारी समाना नाल होया उन्हां दा। 34 साल उन्होंने सर्विस की। सख्ती दौरे पर लक्ष्मी रजवाड़े भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। राजगीर के चंद्रपुर विधानसभा में आयोजन। आरंग विधायक गुरु सुखवंत साहिब भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरंग विधायक गुरु सुखवंत साहिब भी होंगे शामिल। यहां जानकारी सामने आ रही है। सख्ती के दौरे पर लक्ष्मी राजवाड़े।
तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आरंग विधायक गुरु सुखवंत साहब भी इसमें शामिल होंगे। राजनांदगांव लोकसभा भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खैरागढ़ जिले के ग्राम मुड़ीपार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी मंच से सीएम साय ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को सराहा, तो वहीं कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान पर कहा कि कांग्रेसियों को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। अब देखिए, उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है और इसलिए उनका दिमाग थोड़ा, उनका संतुलन बिगड़ रहा है और इसलिए आए बाएं कुछ भी बोल रहे हैं। ये उनकी हार का ये मतलब परिचायक है। मुड़ी पार में चुनावी सभा था और भारी संख्या में यहाँ पर हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी भी आए और क्षेत्र के मतदाता भी आए और सब में उत्साह है और सबने ये कहा है कि आने वाले समय में कमल छाप में बटन दबा के श्री संतोष पांडे जी, जो यहाँ के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जो पहले भी 5 साल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनको फिर से जिता के भेजेंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी को। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई सीट है तो वो है छिंदवाड़ा की सीट। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इस सीट को जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया है। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा में अब तक 6 बार प्रचार करने पहुंच चुके हैं। इस दौरान मोहन यादव ने रोड शो से लेकर सभाएं भी की है। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा सीट बीजेपी को जीत दिलाकर केंद्रीय नेतृत्व को भी खुश करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 सीट जीती थी। सिर्फ एक ही सीट यानी छिंदवाड़ा पर हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के 59 गांवों के लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास और वन विभाग उनकी जमीन ले रहा है। उनके खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के 59 गांवों के लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास और वन विभाग उनकी जमीन ले रहा है। विरोध करने वालों के अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख की आबादी वाले आदिवासी बहुल गांवों में लगभग 50,000 वोटर हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर जी, हमारी मांग है तो यही है कि हमको खेती किसानी करने को मिलता नहीं है। जो हमारी खेती किसानी है तो उन लोग मतलब जो उद्योग विभाग वाले हैं तो उन लोग ले लिए हैं। हमारी मांग यही है कि हमारी जमीन वापस करो, जमीन नहीं तो वोट नहीं। मेरे साहब कोई जमीन नहीं थी मेरे पास, तो ये जंगल पड़ा था, अलाउस था जंगल, ऐसे ही पड़ा था फालतू। तो वहाँ मैंने 15, 20, 25 साल से वो जंगल को साफ किया और साफ करके 15-50 लोगों ने वहाँ भी साफ कर लिया। तो हम लोग बोने खाने लगे। किसी ने तिली बोया, किसी ने राहर बोई, किसी ने धान बोया।
तो वो जंगल वालों ने इसी साल तार खिंचवा दिया। अब बोलो सर हम कहाँ पे जाएं? हमारे पास कोई चारा नहीं है। विरोध करने वालों का दावा है कि उन्होंने बंजर या परती जमीन को खेती के लायक जमीन में बदला और कई दशकों से खेती कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिना सूचना दिए या उनसे सहमति लिए उनकी जमीन छीन रही है। 2008 में यह जो जमीन रहती है मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को दे देता है, जिससे इनके समक्ष बहुत ही आर्थिक संकट, भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र भी अभी नहीं बना है, क्योंकि वह ऐसी भूमि है जो डूब क्षेत्र में है, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया ही नहीं जा सकता। हम जमीन के लिए बैठे हैं। हमारी जमीन छीन लिए। 25 साल से हमने कब्जा करे, नाला बना भिसकाए, प्लेन करे, ठूंठ खोदे। कोई मंत्री में यदि ताकत हो तो हमारी जमीन वापस कर दे, हमसे वोट ले ली, और नहीं हम वोट नहीं देंगे। जमीन नहीं तो फिर वोट नहीं है। यही करीब जब से हमारी जन्मभूमि है और हमारे पास जमीन नहीं है, एक भी भूमिहीन है। इसको हम जंगल से जमीन खोद के अभी इसको हम मतलब खेती के लायक बनाए, और जब गल्ला पैदा होने लगा तो शासन हमसे जमीन चढ़ा के उद्योग को मतलब देने लगी। ये करीब 54 एकड़ जमीन है, जिसमें 54 ही आदमी काबिज है जमीन में, और इससे हमारे बारे बच्चा पालन पोषण होता है। जबलपुर जिला प्रशासन का कहना है कि वो गांव वालों के दावों की जांच करेगा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। यदि इन लोग अभी खेती कर रहे हैं जहाँ, और बहुत सालों से यदि कर रहे हैं, तो इनसे हमारा ये निवेदन है, कहना है कि आप अपने पुराने दस्तावेज जो जरिमाना की रसीदें हैं उसके सहित आवेदन सहित आप वरिष्ठ अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ आप पेश करिए। आपकी समस्याओं पर जरूर विचार किया जाएगा। जबलपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होगी। ऐसे में ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर गर्म है। बीजेपी का कहना है कि फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है, लिहाजा वो चुनाव के फौरन बाद गांव वालों की मांगों पर विचार करेंगे। हमारे संज्ञान में बात आई तो हम शासन स्तर पर चुनाव के बाद बातचीत करेंगे, और यदि उनके पास कोई कागज है, उनके पास पट्टा या सरकार के द्वारा पट्टा दिया गया था तो कुछ उनके पास पेपर्स हो तो वो दिखाएं, तो उस पर हम उनकी मदद करेंगे। नहीं होगा तो भी सरकार ये चाहती है कि भूमिहीनों को पट्टा देने के काम कर रही है। जबलपुर के कांग्रेस उम्मीदवार ने विरोध करने वालों से चुनाव का बहिष्कार करने के बजाय बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। उनकी लड़ाई बिल्कुल जायज है, मांग है, पर मैं एक आग्रह करता हूं उनसे कि प्रजातंत्र में यदि आपको ऐसा लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो सरकार के खिलाफ बात करो, सरकार के खिलाफ मत करो। बहिष्कार करने का कोई हल नहीं है। बहिष्कार करने का भी मतलब होता है कि आप प्रत्यक्ष उनको फायदा हो जाएगा। राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उमरिया शहर के पास जंगल में महुआ जमा करने वाली महिलाओं से राहुल गांधी की बातचीत पर व्यंग किया और आदिवासी संस्कृति का अपमान किया। उन्होंने राज्य सरकार पर आदिवासियों के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। आज मोहन यादव जी ने आदिवासी बहनों के महुआ बिनने की चर्चा पर राहुल गांधी जी पे तंज कसा, उनका अपमान किया, उनकी मजाक उड़ाई। ये मजाक राहुल जी की या उन पे तंज नहीं कसा, उनने उन आदिवासी परिवार के संस्कार पे, उनकी प्राचीन सभ्यता पे तंज कसा। मोहन यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। और आप इतने ही आदिवासी विरोधी क्यों हैं? जहाँ इंडस्ट्री की जमीन आपने आदिवासियों की ली, वहाँ न वो अब खेती कर पाते न इंडस्ट्री डली। आप मुख्यमंत्री है, वो तो कभी आपको संज्ञान नहीं आया। आरोप प्रत्यारोपों के बीच विरोध प्रदर्शन करने वाले जमीन वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनसे गलत तरीके से जमीन छीन रही है। और अब सीधा आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, जनसभा में सुनाते हैं। हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जब मैं ये बात करता हूं तो देश की भी अगर आप तस्वीर याद करें तो 2014 के पहले की तस्वीर क्या थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। देखो, जब तक आपको अंधेरे का अंदाजा नहीं हो तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता।
जब तक आपने विनाश को ना देखा हो तो विकास समझ में नहीं आता, और जब तक आपने पूर्णमासी की अंधेरी नहीं देखी हो, अमावस्या की अंधेरी नहीं देखी हो, तो पूर्णमासी का महत्व नहीं समझ में आता। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। एक तरफ यह बीमारू राज्य था 20 साल पहले, और 2014 के पहले देश क्या था? आतंकवादियों का अटैक, आए दिन आतंकवादियों का अटैक होता था, हर दिन घोटाले हुआ करते थे, और नीतियां एयर कंडीशन कमरों में बना करती थी जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं था। विकास के नाम पर सब कुछ रुक चुका था। किसान आत्महत्या करते थे। आज जिसे आप भूल गए वो किसान आत्महत्या करता था, और युवा बेचारा लाचार हालत में हमने देखा है। यह परिस्थिति हमने देखी है, और हमने 10 साल मोदी जी का भी देखा। ये 10 साल विकास का साल रहा। ये 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा। ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा। ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा। ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा। ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने देखा। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का तौर तरीका, ये सब बदल डाला। 10 साल पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी इलाकावाद पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी अगड़ा है कि पिछड़ा है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। लेकिन मोदी जी ने राजनीति के ढर्रा बदल दिया, संस्कृति बदल दी, परिभाषा बदल दी, तौर तरीका बदल दिया। अब राजनीति हो रही है तो वो विकासवाद की राजनीति हो रही है, और विकास के साथ आज किसान भी विकास चाहता है। आज युवा को भी उसकी आकांक्षाओं को पंख लगे हैं। आज विकास के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, देश की बदलती तस्वीर में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए अब न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, और न ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर, न ही तुष्टीकरण की राजनीति पर, अब अगर राजनीति हो रही है तो विकासवाद की राजनीति हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है, और दायित्व को निभाने की राजनीति हो रही है। इस तरीके से राजनीति में बदलाव आया है। आपने देखा होगा हमारे विपक्षी दल बहुत बौखलाए हुए, घबराए हुए, हताशा में है, निराशा में, नए नए तरीके से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं, लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान, और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनका विकास अगर होगा तो देश का विकास हो जाएगा और देश को हम आगे ले जाएंगे। और इसीलिए
गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिलाएं, इनका सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक विरासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान में रखा। हम 1998 से हम चर्चा कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।